हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड चैप्टर 1 जो आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था, उसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था। और एक सीरीज और मेरी इसी के साथ कंटिन्यू चल रही है, जिसमें मैं केस स्टडी के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ ऑफ एवरी चैप्टर। तो आप उस सीरीज को भी जरूर देखिएगा। बाकी चैप्टर 1 के थ्योरी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि किस तरीके से आपको कितने मार्क्स में कितना आंसर लिखना होगा, वो सारी चीजें मैंने चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियो में दी हैं। तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पे लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो पर स्विच ओवर कर सकते हैं। आज जो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 2 की, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। नेम एंड एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जाम्पल द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। आपको नेम यानी कि नाम बताना है ऐसे प्रिंसिपल का, और एग्जाम्पल भी आपको खुद ही देना है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर की तरफ से जो टेक्निक दी है उसका, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ टास्क। एक टास्क को करने के लिए आप कितने लोगों, कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे अपने यहाँ, कितने वर्कर्स को रखेंगे, ये चीज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो टेलर की कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका आप यूज करते हैं। अब साइंटिफिक टेक्निक जो है वो टेलर की कई सारी है, ठीक, उसमें से ही कोई एक आपको पूछा गया है, और ये जो लाइंस हैं ये आपको उसका आइडिया दिया गया है कि यहाँ पे किस टेक्निक की बात हो रही है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिए नाम का भी, जो आप नेम लिखेंगे उस टेक्निक का, उसके भी नंबर है, प्लस आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है और साथ ही साथ एक सूटेबल एग्जाम्पल भी देना है। तो आते हैं इसके आंसर पे। द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय टेलर इन द गिवन केस इज टाइम स्टडी। यहाँ पे जो टेलर हैं वो टाइम स्टडी, जो उनकी दी हुई टेक्निक है टाइम स्टडी, उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि आप कितने नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय करोगे किसी टास्क को करने में। टाइम स्टडी इज द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। टाइम स्टडी का मतलब होता है कि एक आप कोई टास्क करने जा रहे हो तो आप उसमें देखते हो कि इस काम में कितना टाइम लगना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ लोगों को रखते हैं। ये आपकी हेल्प करता है, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। आपको ये भी पता चलता है कि कितने एफिशिएंट वर्कर्स हैं और कितने इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। उस हिसाब से आप हर टाइप ऑफ जॉब के लिए वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं। तो ये आपने पूरा टाइम स्टडी पहले आंसर दिया और उसके बाद उस टाइम स्टडी को एक्सप्लेन किया। द मेन पर्पस इज टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम नीडेड टू परफॉर्म द जॉब। यहाँ पे आप फाइंड आउट करते हैं कि आपको स्टैंडर्ड टाइम यानी एक्यूरेट टाइम कितना लगने वाला है किसी टास्क को करने में। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि हमसे एग्जाम्पल भी मांगा गया था तो एग्जाम्पल भी प्रेजेंट करेंगे हम। ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक वन वुडन बॉक्स इज 15 मिनट। एक वुडन बॉक्स को बनाने में एक ओवरऑल टाइम लिया गया कि 15 मिनट लगता है एक वुडन बॉक्स को बनने में वर्कर्स के द्वारा। सो इन 1 आवर ही और शी विल मेक 4 बॉक्स। तो 15 मिनट में अगर एक बॉक्स बनता है तो यानी 1 घंटे में 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। एज्यूमिंग दैट अ वर्कर हैज टू पुट 9 आवर्स ऑफ वर्क इन अ शिफ्ट एंड डिडक्टिंग 1 आवर फॉर रेस्ट एंड लंच। उसमें से हम ये ध्यान रखेंगे, एज्यूम करेंगे कि वर्कर्स को 9 घंटे की जॉब में रखना है हमें, जिसमें हमें उनकी शिफ्ट लगानी है और उनको 1 घंटे का रेस्टिंग आवर और लंच भी देना है। इट इज डिटरमाइंड दैट इन 8 आवर अ वर्कर मेक्स 32 बॉक्स। तो अंदाजा लगा लिया गया कि 8 घंटे में फिर कितने बॉक्सेस बन जाएंगे वर्कर्स की तरफ से, 32। 1 घंटा तो चला गया उनके लंच में और बाकी 8 घंटे वो कितने बॉक्स बना लेंगे, 32 एट 4 बॉक्सेस पर आवर, यानी हर 1 घंटे में 4 बॉक्स बनेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क अ वर्कर हैज टू डू। यानी इस हिसाब से आप अपना एक टारगेट रखेंगे कि एक दिन में कितना काम हो जाना चाहिए, कितने घंटे में कितना काम हो जाना चाहिए और कितने वर्कर वहां पे चाहिए। अकॉर्डिंगली वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर डिसाइडेड, और इसी के अकॉर्डिंग आपके वर्कर्स के वेजेस भी डिसाइड होते हैं। तो ये जो आपकी स्टडी है टाइम स्टडी, इसकी मदद से आप पहचानोगे कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने एम्प्लॉय करने होते हैं किसी काम को करने के लिए। तो ये आपको हिंट दे रखी थी कि यहाँ पे कौन सी टेक्निक की बात हो रही है। आपका आंसर तभी सही होगा, 5 नंबर पूरे तभी आगे मिल सकते हैं जब आप इस लाइन से अंदाजा लगा लें कि एग्जैक्टली कौन सी स्टडी की बात यहाँ पे हो रही है, राइट। इसी की तरह मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जाम्पल द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर टू डिफरेंशिएट
द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। आपको अगर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करना है, तो आप कौन सा यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे टेलर की? सो योर आंसर इज, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर हिज रिम्यूनरेशन शुड बी लिंक्ड डायरेक्टली टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोडक्शन। अगर हमें एक वर्कर को यानी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हम क्यों करते हैं? हम वर्कर्स को मोटिवेट करने करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। दिस टेक्निक इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम कहते हैं। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग करते हो? तो वो वर्क आपका कौन सा है? डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। आप क्यों एफिशिएंट यानी मेहनती वर्कर और आलसी वर्कर को अलग अलग करते हैं? ताकि आप उनके वेजेस को डिफरेंशिएट कर सको, राइट? तो ये जो आपको यहाँ पे लाइंस दी गई हैं, ये इसीलिए दी गई ताकि आप एग्जैक्ट जो स्टडी है, टेक्निक है, उसे आइडेंटिफाई कर सकें। टेलर सजेस्ट दैट स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिटरमाइंड एंड दोज वर्कर्स शुड बी पेड मोर हु प्रोड्यूस मोर देन दी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ पे टेलर इसलिए इस टेक्निक को सजेस्ट करते हैं ताकि आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करवा सको, और जो वर्कर्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकें। ऑन दी अदर हैंड, वर्कर प्रोड्यूसिंग लेस देन दी स्टैंडर्ड क्वांटिटी शुड बी पेड लेस, और जिसने इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कम बनाया, यानी कि वो पूरा टारगेट भी नहीं अचीव कर पाया, तो उसे आप कम पैसा दें। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज 10 यूनिट। एक एग्जाम्पल भी आपको देना है, तो एक एग्जाम्पल आपने यहाँ पे दिया है कि अगर हमारा आउटपुट 10 यूनिट हमारी एक दिन में बननी है, ठीक, एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट 100 पर यूनिट, और जो भी इस 10 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस कर लेगा उसे हर एक एक्स्ट्रा यूनिट पे 100 रुपए और मिल जाएंगे। एंड दोज बिलो विल गेट 80 पर यूनिट, और जो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा, तो उसने जितना टारगेट अचीव किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसे 80 पर यूनिट मिलेंगे। नाउ एन एफिशिएंट वर्कर मेकिंग 11 यूनिट विल गेट 1100, ठीक है, 11 यूनिट, 10 यूनिट बनाना था, 10 से ज्यादा एक वर्कर ने 11 बना दिए तो उसे 1100 मिलेंगे। वहीं पर अगर एक वर्कर ने केवल 9 ही यूनिट बना के रखी तो उसे 9 into 80 यानी 70 पर डे मिलेगा। तो ये हमें डिफरेंशिएट हमने कर लिया एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में। अकॉर्डिंग टू टेलर, द डिफरेंस ऑफ ₹380 शुड बी इनफ फॉर द इनएफिशिएंट वर्कर टू बी मोटिवेटेड। और ये 380 का जो डिफरेंस है, ये एक वर्कर के लिए पर्याप्त है उसे मोटिवेट करने के लिए कि वो भी काम करे। तो इस तरीके से आपका थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा आपको एक कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए, टेक्निक निकालने के लिए लाइन भी हाईलाइट करके दे दी, और बाकी चीजें यानी उसको एक्सप्लेन करना, उसका नाम देना, उसका एग्जाम्पल देना, ये सारी चीजें भी यहाँ पे क्लियर कर दी इन्होंने। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आएगा। अब यहाँ तो लेमली पैराग्राफ दे दिया है, बाकी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जब आप एग्जाम में आंसर लिखें तो क्या करें कि ये जो एग्जाम्पल है इसकी लाइन हाईलाइट कर दें, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल बाकायदा आप ब्रॉड हेडिंग टाइप से लिखें ताकि दिखे कि कहाँ से आपका एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से मीनिंग स्टार्ट हुआ है, कहाँ आपने आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरीके से जैसे अंडरलाइन किया है, आप इसको भी दूसरे पेन से लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ताकि आंसर्स जो है वो खुद ही पेज से बाहर निकल के हाईलाइट हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। टेल्को लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर। एक कंपनी है, फाइल्स और फोल्डर्स बनाती है फ्रॉम दी ओल्ड क्लोथ्स टू डिस्करेज यूज ऑफ प्लास्टिक फाइल्स एंड फोल्डर। पुराने कपड़ों से वो ये फाइल्स और फोल्डर्स बनाती है, प्लास्टिक फाइल्स और फोल्डर्स को, ताकि डिस्करेज कर सके। ठीक, प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहते। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस। इसके लिए वो आसपास के गांव से लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रखते हैं। वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, जहां पे बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। एन एम्प्लॉय हरीश डिजाइन अ प्लान फॉर द कॉस्ट रिडक्शन। अब हरीश जो है उन्होंने एक प्लान डिजाइन किया जिससे वो खर्चा, कॉस्ट रिडक्शन कर सके, यानी खर्चा कम कर सके अपनी प्रोडक्शन का। बट इट वॉज नॉट वेलकम बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। लेकिन इनकी बात प्रोडक्शन मैनेजर ने नहीं सुनी, उनकी राय पर ध्यान नहीं दिया। अनदर एम्प्लॉय गेव सम सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन। और वहीं एक और एम्प्लॉय ने भी कुछ अपना सजेशन दिया, कुछ इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन वगैरह में, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फाइल्स वगैरह, उसके लिए वो कोई नया डिजाइन लेकर आया। बट इट वॉज ऑल्सो नॉट अप्रिशिएटेड। लेकिन उसकी बात भी नहीं सुनी गई प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ से। सो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन दी
स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन दी अबव पैरा। तो यहाँ पे किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, या अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। तो आपको ध्यान में आ गया होगा जब सजेशन वर्ड दिया हुआ है हमें, ठीक है, यहाँ पे, और कॉस्ट रिडक्शन का प्लान उनका वेलकम नहीं किया गया, ये सारी बातें हो रही, तो दिमाग में आता है इनिशिएटिव, राइट। इनिशिएटिव नहीं दिया गया, यानी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई किसको, हरीश को और बाकी एम्प्लॉयज को अपनी बात रखने की। आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया। क्यों? यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ आपको इसको बताना है। अब स्टेट लिखा हुआ है लेकिन 3 मार्क्स है, तो स्टेट का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा केवल इनिशिएटिव का नाम लिख के चले जाएंगे, नहीं। जब 3 मार्क्स का है तो चाहे स्टेट लिखा हो चाहे एक्सप्लेन लिखा हो, आपको उसे एक्सप्लेन करना ही होगा, राइट। तो इनिशिएटिव आप पहले बताएंगे कि इनिशिएटिव प्रिंसिपल है, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन यानी उसे एक्सप्लेन कर देंगे कि नए आइडियाज और मेथड्स वगैरह को वेलकम करना और सजेशंस वगैरह की रिस्पेक्ट करना। तो ये सारी चीजें, या यहीं से एक लाइन, यहाँ से जो आपको लाइन मिलेगी वो लाइन आप हाईलाइट कर देंगे। उस तरीके से आप इस इनिशिएटिव प्रिंसिपल को बताएंगे, ठीक। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। Shreya, a manager, feels that employees should get enough time to adapt to a new environment to show result. श्रेया एक मैनेजर है, उनका ये मानना है कि एम्प्लॉय को अच्छा खासा टाइम देना चाहिए ताकि वो नए एनवायरनमेंट में अपने रिजल्ट को दिखा सके, यानी उन्हें उनकी जॉब में टाइम देना चाहिए कि वो उस जॉब को अच्छे से समझे और फिर उनका कोई रिजल्ट निकल के आए। उन्हें मौका देना चाहिए कि वो अच्छे से एक रिजल्ट दें। बाय डूइंग सो शी इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और ऐसा करके वो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रही हैं। आपको उसी को आइडेंटिफाई करना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। सो यहाँ पे वो क्या दे रही हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल जो हमारा है वो यहाँ पे ये श्रेया जो है फॉलो कर रही है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है, पर्सनल मतलब आपका स्टाफ, स्टेबिलिटी मतलब कि आप अपने स्टाफ को, आप अपने एम्प्लॉयज को एक स्टेबिलिटी दें, एक ठहराव दें उनकी जॉब में, ताकि वो उस जॉब को अच्छे से समझ सकें और कुछ आपको रिटर्न में आउटपुट या आपको रिजल्ट एक अच्छा दे सकें। आप बहुत जल्दी किसी का प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर ना करें, टाइम दें हर किसी को उसकी जॉब को समझने के लिए। सो दिस प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। यहाँ भी ये भी 3 मार्क्स का है। तो आप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल आंसर दोगे, इसका नंबर है, और फिर उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे, केस स्टडी की लाइन भी हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ये 3 मार्क्स में आंसर सफिशियंट हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है और काफी अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, वो है आपका डिस्कस द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप जो FW टेलर की एक टेक्निक है, उसे डिस्कस कीजिए। तो अगर आप साफ साफ देखें तो इस तरह डायग्राम के फॉर्म में इसे एक्सप्लेन किया है, और ये बहुत अच्छा तरीका है। आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले डायग्राम के फॉर्म में और उसके बाद इस तरीके से टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करें, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पूरे फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू डिस्क्राइब योर आंसर, ठीक। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए ये इतना बहुत है। आप पैराग्राफ लिखते चले जाएं, एक एक को एक्सप्लेन करके। उससे बेटर है कि इस तरह कॉलम बना के, बाकायदा चार्ट बना के आप एक्सप्लेन करें। सो यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर को लिया गया है, एक प्लानिंग इंचार्ज, एक प्रोडक्शन इंचार्ज, उनके अंडर में हेड्स होते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क और टाइम एंड कॉस्ट, उसके बाद डिसिप्लिनेरियन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, ये चारों, ये 8 लोग होते हैं आपके टोटल, ठीक, जो वर्कर्स को मैनेज करते हैं, ठीक। इसके बाद आपने डायग्राम के बाद इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, यानी हर किसी का एग्जैक्ट काम जो है वो बता दिया। अब ये आप किस तरीके से बताओगे, तो ये आपके बुक में कीवर्ड्स दे रखे हैं हर जगह, आपके एक्सप्लेनेशन के एंड में हर जगह कीवर्ड्स वगैरह दे रखे हैं, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो उस हिसाब से आप इनको शॉर्ट में करके, रूट क्लर्क का काम क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करना, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह को डिटरमाइन करना, ये रूट क्लर्क का काम होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का इंस्ट्रक्शंस देना, टाइम एंड कॉस्ट डिटरमाइन करता है कि हर स्टेप में कितना खर्चा लगेगा, ठीक। ये प्रोसेस डिसाइन करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं हर प्रोसेस पे क्या होगा, और साथ साथ यहाँ ये जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हैं, ये टाइम और कॉस्ट बताते हैं कि हर प्रोसेस में कितना समय लगेगा और कितना खर्चा लगेगा। डिसिप्लिनेरियन क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन को, कि जितना आपका काम हो रहा है वो
प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, यानी जैसा जैसा कहा है उस हिसाब से काम हो, तो इस डिसिप्लिन को देखने का काम इनका होता है। वहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 लोग होते हैं आपके, जैसे गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करते हैं, मशीन, वर्कर्स, इक्विपमेंट्स को अरेंज करते हैं। स्पीड बॉस लगातार ये ध्यान रखते हैं कि जितना काम हो रहा है एक नॉर्मल स्पीड पे होता रहे, क्विकली हो, कहीं पर कोई एरर वगैरह ना आए, काम रुकने ना पाए, कोई डिले, कोई देरी ना होने पाए काम में। वहीं रिपेयर बॉस का काम होता है जैसे ही कोई मशीन वगैरह खराब हो उसे मेंटेन किया जाए तुरंत ही ऑन दी स्पॉट। और लास्ट में इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, क्वालिटी चेक करता है, वो एज पर स्टैंडर्ड आपने काम किया है या नहीं, जो आपकी जो आउटपुट निकला है वो एज पर क्वालिटी है कि नहीं है, स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो वो चेक करने का काम इंस्पेक्टर का होता है, क्वालिटी चेकर होते हैं ये। तो ये इस तरीके से आप लिख दीजिए। तो यहाँ बड़ा बड़ा पैराग्राफ भी नहीं चाहिए और हमारा आंसर भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका दे रखा है, स्टेट एनी 5 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपको 5 पॉइंट, कोई भी 5 पॉइंट आपको बताने हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका नेचर आपकी बुक में बकायदा दे रखा है, तो वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइन, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ठीक है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन है। उसके बाद यहाँ फ्लेक्सिबल और देन मैनली बिहेवियर। ये 5 पॉइंट आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे एक्सप्लेनेटरी वे में, तो वहां से आप ये पॉइंट्स ले सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, इससे इसको बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया है, एक केस स्टडी के फॉर्म में। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि ये देखना कि आप क्या काम करवाना चाहते हो और वो उसे सबसे अच्छे तरीके से और सबसे सस्ते तरीके से करें। टेलर डेवलप वेरियस टेक्निक फॉर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वॉज एबल टू अचीव अ 3-fold इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। टेलर ने भी ऐसा ही कुछ किया, उन्होंने ऐसी टेक्निक्स और ऐसी एप्लीकेशंस प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिससे वो प्रोडक्टिविटी को 3 गुना आगे बढ़ा सकते हैं। और यही उन्होंने किया भी बेथलेम स्टील कंपनी में, वेयर ही वर्क, जहां वो काम करते थे। वन ऑफ द टेक्निक हेल्प टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स। उनमें से एक टेक्निक थी उनकी कि नंबर ऑफ वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना कि हर जॉब के लिए कितने वर्कर्स चाहिए हैं। फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, और साथ ही साथ उन्होंने एक और टेक्निक दी थी जिसमें इंसेंटिव स्कीम आइडेंटिफाई हो सकती थी, यानी किसको कितना वेजेस मिलने चाहिए और लेबर में कितना खर्चा जाएगा ये भी पता चल जाता। अनदर टेक्निक रिकॉग्नाइज दोज वर्कर्स हु आर एबल टू अकॉम्प्लिश एक्सीड द फेयर डेज वर्क। एक दिन में वर्कर कितना काम कर रहा है, उसका फेयर डेज वर्क यानी वो ईमानदारी से कितना काम रोज कर रहा है और टारगेट कितना पूरा कर रहा है, एफिशिएंसी उसके अंदर कितनी है ये भी पता चल जाए। अगर आप देखें तो ये वही केस स्टडी है जिसको अभी हमने वहां अलग अलग क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यहाँ इन्होंने उस दोनों पॉइंट को मिला दिया है और साथ में आपसे कह दिया है कि लाइन को कोट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे आपको केवल कोटिंग दी लाइन कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, दोनों प्रिंसिपल, डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम और टाइम स्टडी, दोनों से रिलेटेड लाइन्स यहाँ मेंशन कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये आपका आंसर पूरा 3 मार्क्स में रेडी हो जाएगा। तो ये आपका एक थ्योरी क्वेश्चन हुआ। ठीक, इस तरीके से भी आ सकता है और केवल इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर या इन्हीं टेक्निक को लेकर नहीं, इसके अलावा भी आपकी बाकी टेक्निक्स वगैरह से भी क्वेश्चन थ्योरी वे में बन सकता है। ठीक, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका और रहता है जो कि मैं चाहूंगी कि आप अपने बुक से जरूर पढ़ें, आपका कंपैरिजन जो है टेलर और फेयोल के बीच, क्योंकि कोर्स में ये आपके है और बिल्कुल थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकता है। कंपलसरी नहीं तो हो सकता है और लगा के ऑप्शन में आ जाए। तो टेलर और फेयोल के बीच कंपैरिजन, यानी इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं और फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके बीच क्या क्या डिफरेंस रहा है। ठीक, तो वो डिफरेंस आपका इस तरह चार्ट के फॉर्म में ऑलरेडी आपकी पूनम गांधी जो बुक है उसमें दे रखा है। तो आप वहां से आंसर जरूर देख लीजिएगा लास्ट मोमेंट जब आप बोर्ड के लिए पढ़ें। तो ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन में आपका आ सकता है। सो इस तरीके से आज हमने चैप्टर 2 के थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे हों। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करें ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और वीडियोस बनाने के लिए। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी और केस स्टडी क्वेश्चंस और बाकायदा चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी एक चैनल के अंदर, जो कि है टू द पॉइंट लर्निंग, राइट।
तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।